प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपने इस वक्तव्य में नाटक के ऊपर लेक्चर देने जा रही हूँ। नाटक में बहुत से तत्व होते हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि आचार्यों ने जो हमारा जितना भी काव्य है, जितना भी हमारा साहित्य है, उसको दो भागों में बांटा है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, श्रव्य का मतलब होता है सुनना। तो उसमें कहानी, उपन्यास और कविता को डाला गया है, और जो श्रव्य काव्य, जो दृश्य काव्य है, उसमें नाटक को डाला गया है। दृश्य काव्य में जब हम नाटक को बिल्कुल अपने सामने देखते हैं, नाटक आपने देखा होगा, ठीक है, जब नाटक देखते हैं तो उसको बिल्कुल सामने से देखते हैं कि नाटक में क्या हो रहा है, कौन सी कहानी चल रही है, कौन सा पात्र क्या डायलॉग बोल रहा है, कौन सी जो घटनाएं हैं वो घटित हो रही हैं। तो उसको दो भागों में बांटा गया है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इतना स्पष्ट होगा आपको। तो उसमें अनेक तत्व जो होते हैं नाटक में सहायक होते हैं, जिनमें प्रमुख तत्वों के बारे में मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। ये जो प्रश्न है बीए थर्ड सेमेस्टर में लगा हुआ है, तो उसके सिलेबस के अंतर्गत ये प्रश्न है, जिसके ऊपर मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले इसका जो तत्व है वो है कथानक अथवा कथा वस्तु। कथा का मतलब होता है कहानी। तो हर एक नाटक में एक कहानी होती है, कहानी का आरंभ होता है, ठीक है। जब कहानी शुरू होती है, क्योंकि नाटक जब हम देखते हैं वो जरूरी नहीं कि आपको शुरू से ही पता चल जाए कि नाटक में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले नाटक जो है उसका आरंभ दिखाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे घटनाएं जो होती हैं वो आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ते हुए वो मध्य की तरफ आती हैं। मध्य के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब नाटक अंत की ओर बढ़ता जाता है, तो तब चीजें जो होती हैं वो बहुत स्पष्ट हमें दिखाई देने लगती हैं, और जो दर्शक हैं वो अनुमान भी लगाने लग जाते हैं कि आगे इसके अंत में क्या होने वाला है। तो इसकी तीन स्थितियां होती हैं, आदि, मध्य और अंत। तो इन तीनों स्थितियों में नाटक जो है वो प्रगति करता हुआ अंत तक पहुंचता है। तो कथानक में भी बहुत से गुण होते हैं। कहानी जो है वो किसी बहुत बड़े, जैसे किसी बहुत बड़े धीरोदात्त या कोई धीर पुरुष की होती है, या फिर कहानी कोई सामाजिक विषय को लेकर होती है, या कहानी किसी राजनीतिक विषय पर होती है, या कहानी कोई बहुत ऐतिहासिक नाटक होता है, उस तरह की कहानी होती है। तो कहानी की ये बहुत सारी जो है विशेषताएं या गुण होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पात्र और चरित्र चित्रण। नाटक में बहुत ज्यादा पात्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक नाटक में जो है अगर बहुत ज्यादा पात्र होंगे तो उसे स्टेज के ऊपर, रंगमंच के ऊपर खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए पात्र जो है वो बिल्कुल सीमित होने चाहिए, और उनके चरित्र चित्रण को दर्शाती हुई बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि जब दिखाया जाता है कि किसी आपस में दो जो इंसान है वो बात कर रहे हैं, नाटक के जो दो पात्र हैं वो बात कर रहे हैं तीसरे पात्र के बारे में, तो उससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि तीसरे पात्र का जो चरित्र है वो कैसा है। मान लो दो पात्र हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि जो दूसरा इंसान है उसकी चोरी करने की आदत है, उसकी चुगली करने की आदत है, तो हमें पता चल जाता है कि जो पात्र है वो नेगेटिव किस्म का पात्र है, नकारात्मक पात्र है। और अगर उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में बताया जाता है कि वो दूसरों का भला करता है, वो परमात्मा से डरने वाला है, तो ऐसी बातों से हमें पता चल जाता है कि उस पात्र का चरित्र कैसा है। तो पात्र और चरित्र चित्रण ये दूसरा जो तत्व है वो नाटक के अंतर्गत उसका तत्व माना जाता है। तीसरा तत्व होता है कथोपकथन या संवाद। संवाद जिसको डायलॉग भी कहा जाता है, तो आपस में जो पात्र हैं वो संवाद करते हैं, उसके भी अनेक गुण होने चाहिए। संवाद बहुत लंबे लंबे नहीं होने चाहिए कि एक बात हमने शुरू की तो वो जाकर बहुत देर बाद 5 मिनट में वो खत्म होती है, ठीक है। तो उस संवाद का तो कोई तुक ही नहीं रह जाएगा, किसी को समझ ही नहीं आएगी कि वो असल में कहना क्या चाह रहा है,
ठीक है। तो संवाद जो है वो सीमित होने चाहिए, और सीमित के साथ साथ संवाद जो है उनकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, जो दूसरों को समझ आ सके। वो मुश्किल भाषा, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग जो है उसमें ना किया जाए, और संवाद बड़े ही दूसरे को समझ आने वाले होने चाहिए, शुद्ध भाषा में होने चाहिए। उसके बाद जो उसका चौथा जो तत्व है नाटक का, वो है देश, काल और वातावरण। देश, काल और वातावरण के अंतर्गत नाटक में क्या दिखाया जाता है कि वो समय कौन सा है, वो काल कौन सा था। मान लो ऐतिहासिक नाटक है, तो उसमें मान लो मुगलों का कोई पुराना नाटक है, ठीक है, जैसे कोई किसी अकबर के ऊपर आधारित नाटक है, या किसी और मुगल सम्राट का नाटक है, तो उसके ऊपर जो हम देखेंगे देश काल उस तरह का दिखाया जाएगा कि जो सारा वो जो दृश्य है वो उस तरह से दिखाया जाएगा कि जैसे ये मुगल एम्पायर है, ठीक है, कि उसमें जो है उनकी वेशभूषा ऐसी होगी, उनको जो बड़े लंबे लंबे से जो चोले उन्होंने पहने होते थे उस तरह की सारी वेशभूषा उसकी दिखाई गई है, ठीक है। तो उस तरह का देश काल और वातावरण, उसको एनवायरमेंट जिसको कहा जाता है, वो उस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसी तरह से बनाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो नाटक का तत्व है वो है देश काल और वातावरण। उसके बाद है शैली, ठीक है, शैली का मतलब होता है स्टाइल। तो नाटक को दिखाने की एक जो शैली है, उसको डायरेक्ट करने की, उस नाटक को निर्देशित करने की जो एक शैली है, वो एक मुख्य किस्म की होनी चाहिए, जिसमें कि ऐसे ना लगे कि कहना कुछ और चाह रहा है डायरेक्टर, जो उसका निर्देश देने वाला है, वो कहना कुछ और चाह रहा है और नाटक जो है वो किसी और तरह से दर्शा रहा है। कहानी के साथ वो पूरी तरह से जैसे अपना तादात्म्य ही नहीं बना पा रहा है, तो उस तरह का जो नाटक है वो सफल नाटक नहीं कहलाता। तो नाटक की जो शैली है, नाटक कहने का जो, नाटक खेलने का स्टाइल है, वो अलग होना चाहिए, कहानी से बिल्कुल अलग होना चाहिए। माना इसमें कथानक होता है, लेकिन कथानक को हम सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, कहानी को हम बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, लेकिन नाटक को हमने स्टेज के ऊपर दिखाना है, रंगमंच के ऊपर दिखाना है। तो इसलिए इसकी जो इसको जो निर्देशित करने का जो तरीका है वो अलग होता है। तो ये एक प्रमुख तत्व माना जाता है। संकलन त्रय भी है इसका एक तत्व माना जाता है, जिसमें कार्य, समय और स्थान की एकता को महत्व दिया जाता है। तो इन सभी तत्वों पर आधारित नाटक जो है वो सफल नाटक कहलाता है। उसके अतिरिक्त अभिनेता, जो सबसे प्रमुख नाटक का तत्व है वो है अभिनेता। अभिनेता के अंतर्गत इसमें 4 प्रकार के अभिनय होते हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अब आंगिक जो है, आंगिक हमारे अंगों के संचालन के द्वारा जो है, जैसे हमारे अंग हैं तो हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, या हम ऐसे करते हैं, या हम कोई नारा लगाते हैं, तो ये हमारा आंगिक जो है वो अभिनय होगा। उसके बाद है हमारा वाचिक। वाचिक का मतलब बोलकर, जब हम बोलकर अभिनय करते हैं, अपने संवादों द्वारा अभिनय करते हैं। संवाद कैसे जो है दूसरे को बोलने हैं, संवाद एक ने बोला, दूसरे ने जवाब दिया, उसके बाद तीसरे ने जवाब दिया, वन बाय वन जब सब अपने अपने संवाद बोलते हैं तो उसको कहा जाता है वाचिक अभिनय। तो ये प्रमुख जो है इसका संवाद बोलने का जो तरीका है, वाचिक, उसको अभिनय कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है आहार्य। आहार्य जो है उसमें वेशभूषा। वेशभूषा तो जो है नाटक का प्रमुख तत्व है ही, क्योंकि एक जो, मान लो एक पुलिस इंस्पेक्टर है तो ठीक है, अगर उसकी यूनिफॉर्म, उसकी जो वर्दी है उसको देखकर ही हमें पता चल जाता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये पुलिस इंस्पेक्टर है। और डॉक्टर की दिखानी है, ठीक है, आहार्य में वेशभूषा दिखाई जाती है, डॉक्टर की दिखानी है, व्हाइट कोट उसने पहना हुआ है, स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं किसी को कि ये डॉक्टर है, उसको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर है। उसके बाद हमारा जो लास्ट उसका अभिनय का जो है वो है सात्विक, जो सबसे मुश्किल इसको अभिनेता में माना जाता है। सबसे मुश्किल क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें पसीना दिखाना है, ठीक है, और इसमें जो है रोना है, आंखों से आंसू निकालने हैं। तो आंखों से आंसू निकलने इतने मुश्किल हम समझते हैं मुश्किल है, क्योंकि आंखों से आंसू निकालने, अगर हमें दुख नहीं है, हमें खुशी नहीं है, हमें किसी बात पर हंसी नहीं आई है, तो हमारी आंखों में आंसू निकल ही नहीं सकते। तो इसके लिए जो
नकली चीजों का, जैसे ग्लिसरीन लगा ली आंखों में या इस तरह के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। लेकिन ये अभिनय जो है वो बहुत ही सबसे मुश्किल अभिनय माना जाता है। रोमांचित होने का अभिनय, कि एकदम से शॉकिंग, कोई बहुत खुशी का जो है आपको समाचार मिला है या आपको बहुत दुख का समाचार मिला है, तो उसे प्रकट कैसे करना है, उसे दर्शकों तक पहुंचाना कैसे है कि हम खुश हैं या हम बहुत दुखी हैं। तो उसमें ये रोमांचित कर देने वाला जो अभिनय है, ये भी सात्विक अभिनय के अंतर्गत आता है। तो अभिनेता जो है वो नाटक का सबसे जो जरूरी और महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। भाषा का प्रयोग, भाषा शैली का प्रयोग, ठीक है, भाषा शैली अच्छी होगी, अगर भाषा दूसरों को समझ आने वाली होगी और दूसरों के लिए जो है वो मुश्किल नहीं होगी, क्लिष्ट नहीं होगी, तो उसका प्रयोग जो है अगर किया जाएगा तो अपने नाटक को जो पात्र हैं वो दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद जो अंतिम इसका तत्व है नाटक का, वो है रस और उसके बाद उद्देश्य। रस के अंतर्गत, जैसे कि संस्कृत में जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उनको पता है कि 9 रस है, ठीक है। 9 रसों में जो प्रमुख रसों का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया, शांत रस हो गया, और बाकी जो हैं और भी कई जो रस हैं उनके अंतर्गत जो नाटक में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो शांत रस, अब शांत रस कई लोगों को कहते हैं कि शांत रस, इसको भक्ति रस भी कहा जाता है। जैसे हम नाटक देखते हैं, आप टेलीविजन पर भी नाटक देखते हो, रामायण देखते हो, कृष्णा देखते हो, तो उसमें एक रस की प्राप्ति जो हमें होती है, रस की प्राप्ति, आप अगर उसको श्रद्धा कहते हैं, उसको कुछ भी कह सकते हैं, आप अपने मन का भाव भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने इसे शांत रस की संज्ञा दी है। शांत रस का मतलब जिससे हमें शांति की प्राप्ति होती है, हमें एक अंदर से ऐसी अनुभूति होती है कि जिसको हम शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते। कबीर ने इसे ही कहा है गूंगे का गुड़, कि जैसे एक इंसान गूंगा है, ठीक है, अगर वो गुड़ का स्वाद वो कैसे बताएगा, उसके चेहरे से ही हमें पता चलेगा कि इसको बहुत अच्छा लगा है, बहुत मीठा लगा है, वो शांत रस है। और वीर रस तो आप सबको पता ही है कि वीर रस कैसे होता है, कि जिसमें किसी सैनिक को दिखाया जाता है या किसी क्षत्रिय को दिखाया जाता है कि उसे अपनी वीरता में लड़ने में, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ने में अपने वीर रस का जो है वो प्रदर्शन करना होता है। जैसे कि ऐतिहासिक नाटकों में आमतौर पर दिखाया जाता है, जैसे चंद्रगुप्त नाटक है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का समुद्रगुप्त नाटक है, तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वीर रस का जो प्रदर्शन किया जाता है। उसके अलावा श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस जो है उसका बहुत ज्यादा प्रयोग नाटकों में किया जाता है, ठीक है। इस तरह से जो जितने भी, हास्य रस ले लो, हास्य रस में दिखाया जाता है कि कैसे, जो जिसको हम कॉमेडी भी कहते हैं, तो आपको पता ही है कि कॉमेडी में जो है वो हंसी तो हर एक को आती है कॉमेडी सुन के, ठीक है। तो ये भी एक प्रमुख रस जो नाटक में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से उद्देश्य जो है वो इसका अंतिम तत्व माना जाता है। उद्देश्य, अब प्रत्येक जो रचना होती है, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कविता हो, उद्देश्य हर एक रचना का होता है, क्योंकि कोई भी रचना ऐसी नहीं होती जो कि निरुद्देश्य हो। प्रत्येक रचना का एक न एक उद्देश्य होता है। तो नाटक जो है, क्योंकि वो जो स्टेज पर दिखाया जाता है, वो दर्शकों को दिखाया जाता है, तो उसमें एक ऐसा संदेश या ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे कि उन्हें कोई सीख मिल सके। जैसे मान लो कोई नाटक है, राष्ट्र प्रेम के ऊपर कोई नाटक है, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर एकदम से रोमांचित हो जाता है इंसान उसको देखकर, तो उसके अंदर भी देशभक्ति की भावना जो है वो प्रकट होती है। सामाजिक समस्याओं के ऊपर नाटक होंगे, ठीक है, तो उसमें दहेज का दिखाया गया होगा, या किसी भी तरह की कोई नारी के ऊपर प्रताड़ना दिखाई होगी। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे समाज में जो है कितनी बुराइयां हैं, कितनी कुरीतियां हैं, तो उनके खिलाफ हमने कैसे लड़ना है और कैसे जागरूक होना है, अपने आप को कैसे हमने सुरक्षित रखना है। तो ये इस तरह के जो उद्देश्य वाले जो नाटक हैं उनको सफल नाटक माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नाटक हैं उनके प्रमुख उद्देश्य जो हैं वो इस प्रकार से होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, देशभक्ति से संबंधित। तो नाटक के ऊपर जो मैंने आपको तत्व बताए हैं,
मुझे विश्वास है कि आपको जो सरल भाषा में मैंने बताया है, जो कि किसी भी किताब और बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो सरल भाषा में अगर आप नाटक को समझेंगे तो उसके ऊपर आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और बड़े आराम से आपको 10 में से 8 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो आपको मैं ये इस प्रकार नाटक के बारे में ये बताते हुए अपना जो वक्तव्य है उसको यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।